So student, this is question number 16, exercise 5.2. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. क्या करें? सबसे पहले सॉल्यूशंस की बात करते हैं. सॉल्यूशन क्या कहता है कि हमें सबसे पहले लेट दी फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सबसे पहले हमें यही सपोज करना होगा है बी डी, ये हम करते हुए आए क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो हमें ये सपोज तो करना ही पड़ेगा. ओके, नाउ थर्ड टर्म. नाउ वी नो दैट थर्ड टर्म का मतलब क्या है? थर्ड टर्म का मतलब है A3. कितना है? 16 है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी भी तरह से समझ लेंगे. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? सेवेंथ टर्म एक्सीड करती है. कितना एक्सीड करती है? 12. किससे? फिफ्थ टर्म से. तो मैंने देखिए ऐसे करके लिखा. अब सेवेंथ टर्म क्या होगी मेरे लिए? A + 6D. फिफ्थ टर्म क्या होगी? A + 4D और ये हो गया 12. अब सिंपल सा फंडा है, देखिए A से एक हो रहा है कैंसिल. अब 6 को अगर 6D को सॉरी और इस 4D को इफ आई पुट टू द अदर साइड, माइनस में चला गया तो 2D आ गया 12 और D आ जाता है मेरा 6. D की वैल्यू आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया. कॉमन डिफरेंस मिलते ही आप क्या करेंगे? पुट दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. एंड A + 2 × 6 = 16 एंड 16 - 12, ये आ गया आपका 4. राइट. तो अब ये आ गया. अब हमारे पास वो क्या बोल रहा है? डिटरमाइन AP. तो अगर AP की बात करते हैं, एक जनरल फॉर्म AP की क्या होती है वो पता होना चाहिए आपको. A + 2D, A + 3D, दिस इज द जनरल फॉर्म जो A और D पर डिपेंड करती है. अब करना क्या है? सिर्फ A और D की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको टर्म्स मिलने चालू हो जाएंगे. फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है 4 है. दूसरी टर्म में क्या करना होगा? D ऐड करना है आपको. तो 4 + 6, 4 + 2 × 6, 4 + 2 3 × 6, ऐसे ऐसे चलते जाना है आपको. पहली टर्म क्या आ गई आपकी? 4, 10, 16. तो कितने कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ से? 6 का हो रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट वाली आ जाएगी 22. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है. राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन से फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड. इस बार स्टूडेंट्स उल्टा हो गया. उल्टा क्या होगा वो बता देते हैं. क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है. मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें रिवर्स प्रोसेस है पूरा. तो रिवर्स प्रोसेस कैसे है वो समझने की कोशिश करते हैं. बस देखिए, सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो कह रहा है कि 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म. अब यहाँ पर एक बार समझते हैं बात करते हैं कि मेरे पास AP ये है. राइट. अब आपको एक चीज क्लियर हो रहा है कि यहाँ से 5 का डिफरेंस चल रहा है. तो इससे पहले क्या रहा होगा टर्म? आई थिंक 248 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उसमें 5 ऐड हुआ होगा तब जाकर ये 253 आया होगा. राइट. उससे पहले क्या रहा होगा? इसमें से 5 माइनस कर दो, 243 रहा होगा. राइट. देखो 3 + 5 8, मतलब 5 का एडिशन रहा है. मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ी थोड़ी टर्म्स इधर भी लिख दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो. ओके, यहाँ पर भी ये टर्म आ रही होगी. अब वो कहना क्या चाह रहा है? अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ. ओके, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 3 है. बिल्कुल ठीक है. सेकंड टर्म क्या है? 8 है. आपको एक चीज समझनी चाहिए, मैंने यहाँ फर्स्ट टर्म बोला और आपने तुरंत 3 बोला. रीजन कि एक्चुअली में इसके नीचे हिडन पार्ट है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग, जो नहीं बताया गया, क्योंकि हम पहले से अंडरस्टूड मानते हैं कि हमें इधर से ही स्टार्ट करना है. राइट. मुझे इधर से ही स्टार्ट करना है और मैं यहीं से ही टर्म कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा. बट इस बार केस हो गया चेंज. अब वो कह रहा है कि हमें फर्स्ट टर्म मतलब 20th टर्म इधर से निकालनी है. तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, तो मेरे लिए वो 253 है जो इसके लिए लास्ट टर्म है. इस अगर मैं इधर से चलता हूँ, सेकेंड टर्म क्या है मेरे लिए? सेकेंड टर्म है 248 फ्रॉम एंड. तो इट मीन्स कि मुझे इधर से कैलकुलेट करना है और 20th टर्म निकालनी है. या दूसरा मेथड कि जो इधर से 20th है वो फिर इधर से कौन सी पोजीशन पर है ये पता करना पड़ेगा. दो चीजें होती हैं, इधर से पता करना पड़ेगा. अब सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं
कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट टर्म से निकालना हो, एंड से निकालना है, आप एपी को कर दो उल्टा, सबसे बेस्ट वे। एपी जैसे ही उल्टा करोगे आप, एपी उल्टी हो जाएगी तो यहाँ 253 आ जाएगा, 248 आ गया, और ये बन जाएगा 13, 8 एंड 3, राइट। अब जैसे ही अब मैं क्या कर देता हूँ, रिवर्सिंग दी एपी मैंने कर दिया। उससे क्या हुआ, एपी अब भी एपी रहने वाली है, एपी का नेचर चेंज नहीं हुआ, बट एक चीज चेंज हो गई। क्या चेंज हो गया वो समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो डिफरेंस था, अगर मैं इस वाली एपी की बात करता हूँ तो वो था 8 - 3 5, करेक्ट। बट अगर मैं इस केस में बात करने लगूँ तो डी मेरा चेंज हो जाता है, डी आता है 248 - 253, और ये हो जाता है माइनस। मतलब ये चीज क्या समझ में आया कि डी का साइन चेंज हो जाता है, इनवर्स मिलता है, एडिटिव इनवर्स मिल जाता है एपी को रिवर्स करने से। बट फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब हमें अपना पुराना कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा इस वाली एपी में। अदरवाइज क्या है, अगर हम एक बनाए फॉर्मूला कि मुझे यहाँ से वो कौन सी टर्म होगी जो यहाँ से 20th है फ्रॉम द लास्ट, वो स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन पे होगा, फिर उसके लिए आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना पड़ता है या आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा। तो वो बेटर है कि हम ये वाला मेथड यूज करें, राइट। अब मेरे लिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इस एपी के लिए वो ए बन जाएगा। फर्स्ट टर्म ए इज 253 एंड कॉमन डिफरेंस हमने निकाला ही है अभी, वहाँ कॉमन डिफरेंस इज -5। अब मुझे क्या निकालना है, 20th टर्म फ्रॉम, मैं एक काम करता हूँ, इस एपी का नाम रख देते हैं रिवर्स द एपी एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड एपी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस इज द फर्स्ट एपी, क्लियर। तो 20th टर्म क्या बोलते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, और फ्रॉम बिगिनिंग ऐसे ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एपी। तो उससे क्लियर हो गया कि हम सेकंड एपी पर कंसंट्रेट करने वाले हैं, फर्स्ट एपी को हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 20th टर्म, अब आपको पता होना चाहिए 20th के लिए हम ये कर देते हैं a + 19d। व्हाट इज a? a इज 253, व्हाट इज d? -5। तो क्या आ गया आपका, दिस वन 95 और माइनस, राइट। सो इट इज 158। सो वो जो टर्म होगी वो 158 होगी, जो एंड से अगर हम इधर से कैलकुलेट करेंगे 20th तो वो 158 है, राइट। लेकिन हमने उसको रिवर्स ऑर्डर करके एपी को ऐसे कैलकुलेट किया। आई होप दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज क्लियर। So the sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. So again the same question, let what we will do the here AP जैसे ही आया था, कुछ है नहीं, let first term and common difference, ये हम बार बार लिखते हुए आए हैं, of AP be A एंड राइट। अब हम सीधे पे आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म प्लस 8th टर्म इज 24। तो फोर्थ टर्म को आप कैसे लिखोगे, a + 3d, 8th टर्म a + 7d एंड 24, so it will be 2a, it is 10d and 24। can we divide the whole equation by 2, so it is 12। अब मेरे लिए ये फर्स्ट इक्वेशन, right। now next sum of 6th term and 10th term। तो 6th term plus 10th term is 44। I think this will be a + 5d, a + 9d, so it will be 2a + 14d is equal to 44 and 44, so it will be a + 7d is equal to 22। मैंने यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया। देखिए फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि जो दोनों इक्वेशन है उसमें a कॉमन आ रहा है,
और हम ए को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, राइट। सो सब्ट्रैक्शन से ये कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स फर्स्ट माइनस सेकेंड। सो व्हाट वी विल गेट हियर, 5 माइनस 7 माइनस 2d, 12 माइनस 22 माइनस 10, सो d इज 5। अब क्या करें, पुटिंग the value of d in equation 1. So a plus 5 into d is what, 5 and 12. So a is 12 minus 25 and minus 30. a की वैल्यू आ गई हमारे पास -30। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालो। तो अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो फर्स्ट थ्री टर्म्स ये होगी, राइट। जनरल टर्म, जनरल फर्स्ट थ्री टर्म्स ऐसे लिख सकते हो। ए तो आपको मिल ही जाता है फर्स्ट टर्म, फिर -13 में हमें कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है, और फिर -13 में हमें कितना ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ 5 ऐड करना है। सो -13 -8 एंड इट विल बी माइनस। तो इस तरह से आपका आंसर आपके पास है, राइट। तो सुबह राव सर, स्टूडेंट्स इसमें पूरी वर्ड प्रॉब्लम हुई है इस बार, कुछ भी ऐसा डिस्कशन नहीं कर रहा है कि एपी के बारे में कुछ नाम तक नहीं आया है। तो आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, एपी की कैसे फॉर्म बन रही है। अगर आप देखें, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। ठीक है, जैसी 5000 रुपीज सैलरी मिल रही है उसको 1995 में, उसके साथ साथ उसको एक इंक्रीमेंट भी मिलता है जो हर एक साल मिलेगा 200 रुपए का, 200 रुपीज का इंक्रीमेंट फिक्स है। मतलब उसका कोई सैलरी से लेना देना नहीं है कि सैलरी के बेसिस पे मिलेगा, 200 मिलेगा हर मंथ। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7000। उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं जो इसकी जो इनकम है ना, इनकम इन 1995 अगर हम बात करते हैं, या एनुअल सैलरी कितना है, 5000 रुपीज, करेक्ट है। अच्छा, अब आप ये बताएं जो इसकी एनुअल सैलरी होगी, मैं सैलरी लिख देता हूँ इनकम की जगह। सैलरी इन 1996 कितना मिलेगा, 5000 में 200 रुपीज ऐड हो जाएंगे, मतलब 5200 रुपीज उसको मिलेंगे, करेक्ट है। ये 200 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। फिर ऐसे ही मैं थर्ड ईयर में जाता हूँ, मतलब 1997 में उसको, अब इस पर उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, अब उसको फाइनली 5400 रुपये मिलेंगे। मतलब इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। अगर आप ये देखें, वो कह रहे हैं कि कभी ना कभी इसकी इनकम 7000 होगी। अब उसने यही पूछा है कि कितने टाइम के बाद होगी और इन विच ईयर, करेक्ट। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो कौन सा नंबर होगा 7000, वो कौन से पोजीशन पर होगा। जैसे फर्स्ट टर्म आपका ये फर्स्ट ईयर, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे लिए फर्स्ट ईयर है, 1995 मेरे लिए फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में इतना हो गया, थर्ड ईयर में इतना हो गया, तो कौन से ईयर में जाकर ये 7000 रुपीज हो जाएगा। अब आपको शायद थोड़ा अंदाजा लगा होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। पहले साल इनकम ये है, दूसरे साल ये है, तीसरे साल ये है, ऐसे ऐसे चल जाएंगे। कभी ना कभी ये इनकम 7000 रुपीज होगी। अगर आप इस पर्टिकुलर सीरीज को देखें तो ये एक एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस 200 आ रहा है। तो इट मीन्स ए की वैल्यू मेरे लिए इस एपी में फर्स्ट टर्म, इसको मैं ये भी लिख देता हूँ इज एन एपी, ताकि हम किसी भी टीचर जो चेक कर रहा है उसको बता दें कि हमने इसको एपी बता दिया है। एपी ये आ गया, डिफरेंस डी, 200 आ गया। अब यहाँ पर समझते हैं कि मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है ना। देखिए मैं वापस वहीं पर आ गया हूँ, क्योंकि अगर मुझे इसकी पोजीशन पता लग जाएगी तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, मतलब 7000 रुपीज बन जाएगी। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, लेट, ठीक है, ओके, nth ईयर, इन nth ईयर, लेट इन nth ईयर इनकम would be ₹7। मैं ये मान के चल देता हूँ
Now 7000 will be equal to what? A plus n minus 1 into d. A plus n minus 1 into d. And what is A? A is for 5000 for me and D is 200. करेक्ट? मैं यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा. ये आ गया बेटे 7000 और ये हो गया 5000. मैं अगर इस 200 को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 200n, राइट, एंड माइनस 200. और अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ तो मुझे 2000 दे देगा माइनस करके, और वहाँ से मुझे प्लस 200 भी मिल जाएगा, और यहाँ से मुझे ये मिल रहा है. ये मुझे मिलता है 2200 और 200 मेरे लिए यहाँ डिवाइड. तो इससे मुझे पता लगा कि ये यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो 11th वाली टर्म होगी, राइट. अब ये बताएं, ये 1995 है, इसमें मैं 11 ऐड कर दूं. अगर मैं इसमें 11 ऐड कर देता हूं तो वो कौन सा ईयर आ जाएगा? 2006. मतलब 2006 में जाकर उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 7000 रुपीज, राइट. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है कि आपको इनकम निकालनी है कि इनकम कौन से आपकी जो आपने जो एपी बनाई है उसके अकॉर्डिंग कौन से ईयर में जाकर वो होगी, राइट. इन विच ईयर. यू विल से दैट आफ्टर 11th ईयर. आप ऐसे भी लिख सकते हो आफ्टर 11th ईयर. और अगर आपको वो सन भी दिखाना है कि कौन से सन में है तो आप 2006 बोल सकते हो. क्लियर. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं नॉर्मली क्लास यहीं पढ़ने की कोशिश करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एक रामकली सेव ₹5 फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर. रामकली है, उसने फर्स्ट वीक में ₹5 की सेविंग करी है, करेक्ट. देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज. मतलब कि मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ कि सबसे पहले वीक में उसको ₹5 उसने बचाए, ₹5. सेकेंड वीक में उसने अपनी सेविंग को इंक्रीज किया और उसमें ₹5 प्लस 1.75 मतलब 6.75 रुपीज इनकम की. फिर नेक्स्ट वीक ऐसी चलती रही कंटिन्यूसली. इफ द nth वीक हर वीकली इनकम बिकम, मतलब आगे जाकर उसकी इनकम कोई ऐसी रही होगी पर वीक. ये पर वीक की बात होगी, ये ध्यान रखें. तो वो कह रहा है ये टर्म बताओ कब रहा होगा. ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, बट डेसिमल में है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है. मैं थोड़ा सा रफली बता देता हूँ ताकि आप कर पाओगे. इसमें मुझे n निकालना है. d मेरे लिए 1.75 का ही काम करेगा, और मैं अगर इसको माइनस करूंगा इधर आकर तो 15.75 हो जाएगा, और ये 1.75 मेरे डिवाइड में आ जाएगा, और मैं यहाँ पे. नाउ 157 को अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा वैल्यू, वो चेक करना है. अगर मैं इसको 25 से करता हूँ तो ये आ जाता है 7 एंड दिस इज 6 और ये 3, 9. सो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1. मतलब 10th वीक, वो जो वीक होगा वो 10th वीक होगा जब उसकी जो इनकम है वो 20.75 हो जाएगी. इनकम सॉरी सेविंग, उस वीक में वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी सेविंग कर सकती है अगर वो इस एपी के अकॉर्डिंग चलती है तो, राइट. तो स्टूडेंट इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है. अगर स्टूडेंट इस बात को देखें, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं था, एक ही फॉर्मूला चलता हुआ आ रहा है. सिर्फ पूरी होल एक्सरसाइज के अंदर हमने डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं. प्रोसीजर सेम था, सिर्फ ए और डी से रिलेटेड सब चीज़ें होनी थी, सिर्फ अलग अलग वेराइटीज थी. तो आई होप कि आप इसी तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे आपकी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर कमांड हो जाएगी कि फॉर्मूला किस तरह से और किस वे में अप्लाई करें. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.